Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ आइडियल्स एंड फैक्टर रिंग्स। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 है। आज हम सीखेंगे कि आइडियल क्या होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है और एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे जब हमने ग्रुप थ्योरी करी तो ग्रुप थ्योरी में जो मीनिंग आपका इसका होता था नॉर्मल सब ग्रुप का, और फिर उस नॉर्मल सब ग्रुप से हम फैक्टर ग्रुप बनाते थे या क्वोशंट ग्रुप बनाते थे। तो नॉर्मल सब ग्रुप जो काम करा करता था ना वहां पे ग्रुप थ्योरी में, वही काम यहाँ पर रिंग्स में आइडियल करता है। फिर इस आइडियल की हेल्प से ही बनती है फैक्टर रिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइडियल क्या होती है। तो पहले आइडियल तक पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट आइडियल क्या होती है और फिर राइट आइडियल क्या होती है। तो देखो बेटा, आइडियल क्या होगी? अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ अ रिंग आर। आपने पहले एक रिंग ली, फिर उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। हम उसे लेफ्ट आइडियल कब कहेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ वर्ड है, मतलब दोनों साइड से स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। A and B belongs to A implies A minus B belongs to A, मतलब the set A is closed under subtraction, कि अगर A और B उस सेट के अंदर है तो A minus B भी उसी सेट का एलिमेंट होगा। यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। A belongs to A, R belongs to R। देखो रिंग R है आपके पास, ये इतनी बड़ी रिंग R है। A इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट था। ए आपने यहाँ लिया स्मॉल ए, और आर आपने रिंग का कोई भी एलिमेंट है तो वो बाहर की तरफ ले लिया। और जब आप लेफ्ट आइडियल की बात कर रहे हैं तो इस आर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब राइट आइडियल की बात करेंगे तो आर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जैसे मैंने लेफ्ट आइडियल बोल रही हूँ तो आई कीप आर ए, means R is on the left side of A. When I talk about right ideal, I will keep this R on the right side of A. ठीक है, तो लेफ्ट आइडियल के लिए आपने R को लेफ्ट साइड पे लिखा। तो अगर मैं इस R और A को मल्टीप्लाई करूंगी ना तो वो किसका एलिमेंट बनेगा? देखो ये R A को मल्टीप्लाई करने पर वो एलिमेंट A का बनेगा। इसका मतलब आइडियल के पास ये ताकत है कि वो R के जितने एलिमेंट हैं, रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब वो अपने किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर देता है तो वो उसके अंदर ही आ जाता है। मतलब A हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द एलिमेंट्स ऑफ R। ठीक है, उसे बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। क्लियर हो गई? तो आर ए बिलोंग्स टू ए, याद रखेंगे दोनों चीजें बिलोंग्स टू ए हैं। लेफ्ट आइडियल देखो, आइडियल की डेफिनेशन में पहली कंडीशन में भी बिलोंग्स टू ए और दूसरी कंडीशन में भी बिलोंग्स टू ए है। तो इट मीन्स ए हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है तो हम बोल देते हैं लेफ्ट आइडियल है। राइट? ऐसे बेटा राइट आइडियल क्या होगी? सारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी आपकी, कि आपको पहले रिंग लेनी है, रिंग का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है। वो नॉन एम्प्टी सबसेट राइट आइडियल तब बनाएगा व्हेन इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मीनिंग कि A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, देन A माइनस B बिलोंग्स टू A। और दूसरी कंडीशन होगी कि अगर A बिलोंग्स टू कैपिटल A और R बिलोंग्स टू द रिंग है तो ए आर बिलोंग्स टू ए। मतलब अब राइट आइडियल इसको क्यों बोला? क्योंकि आर इज ऑन द राइट साइड ऑफ ए। ऊपर आर ए था क्योंकि वो लेफ्ट आइडियल थी। लेफ्ट आइडियल था तो स्मॉल आर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए। राइट आइडियल है तो स्मॉल आर इज ऑन द राइट साइड ऑफ ए। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन जाएगा ए का। तो यहां पर भी ए जो है एब्जॉर्ब कर लेगा एलिमेंट्स ऑफ आर। क्लियर? ये थे बेटा लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। अब देखिए सिर्फ आइडियल की बात कर रहे हैं तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी अ टू साइडेड आइडल, या बोथ साइडेड आइडल, या सिंपली आइडियल। ठीक है, मतलब दोनों साइड, मतलब अगर लेफ्ट भी हो और राइट भी हो तो बन जाती है आइडियल। ठीक है, तो जो लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे और राइट आइडियल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे उसे बोलेंगे आइडियल। ठीक है, तो आप देखो पहली कंडीशन तो दोनों की सेम थी, वो तो यही रहेगी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए। दूसरी कंडीशन आ गई ए बिलोंग्स टू ए, आर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए आर बिलोंग्स टू ए एंड आर ए बिलोंग्स टू ए। मतलब रिंग का एलिमेंट जो है स्मॉल आर, उसको आप ए के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो या राइट साइड पे मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ ए। यही तो कंडीशन थी राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल की। ठीक है, यहाँ पे आर राइट साइड पे है तो ये राइट आइडियल की कंडीशन थी, यहाँ पे आर जो है लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट आइडियल की कंडीशन थी, तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है,
अब देखिए जैसे सब ग्रुप्स करते हैं, सब रिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक रिंग की दो सब रिंग तो हमेशा ही होती हैं, एक वो खुद और एक जीरो। तो वही चीज है, हर एक रिंग के पास कम से कम दो आइडियल जरूर होंगी, एक जीरो आइडियल और एक वो रिंग आर, मतलब जो रिंग है पूरी की पूरी, इट इटसेल्फ इज अ आइडियल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, द रिंग आर इज द आइडियल ऑफ इटसेल्फ, ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें जीरो को बोल देंगे आप ट्रिवियल रिंग, सॉरी ट्रिवियल आइडियल, और आर को बोलेंगे आप इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। ठीक है, क्योंकि आर अपना सबसेट तो खुद भी है ही ना, आर इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इटसेल्फ सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल, तो आर भी अपना खुद का आइडियल होता है। ठीक है, तो जीरो को बोलेंगे बेटा ट्रिवियल और आर को बोल देंगे इम्प्रॉपर आइडियल, और इन दोनों को छोड़ दीजिए अब। ठीक है, इन दोनों को छोड़ना मतलब आर वाले को छोड़ दीजिए। An ideal A of R is called a proper ideal of R if A is a proper subset of R. Proper subset का क्या मीनिंग होता है कि कम से कम A के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो कि, मतलब आपके पास ये होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट आर के अंदर हैं। ठीक है, बट इसमें नॉट इक्वल टू, तो मतलब आर के पास एक ना एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो ए के अंदर नहीं है, तब वो उसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। अगर वो आइडियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो प्रॉपर आइडियल भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। यहाँ पर इसमें क्योंकि सबसेट के अंदर दोनों बातें होती हैं बेटा, कि वो इक्वल भी हो सकता है और प्रॉपरली कंटेन्ड इन भी हो सकता है। तो जब हम प्रॉपर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आर के पास, बड़े वाले सेट के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो छोटे सेट के पास नहीं है, तब वो उसका प्रॉपर सबसेट बन जाता है। क्लियर हो गई बच्चों बात। चलिए अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए रिंग का, जिसका आइडियल का, मैंने z लिया रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आप सबको पता है इंटीजर्स रिंग बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। ठीक है, और मैंने आइडियल बनाने की सोची है उसके किसी सबसेट को, तो उसका जो मैंने सबसेट लिया नॉन एम्प्टी सबसेट, वो मैंने ले लिया इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं शो करना चाहती हूँ कि इवन इंटीजर्स इज एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो मैं ये शो करूंगी कि इवन इंटीजर्स का जो सेट है वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है आइडियल की। तो आप खुद देखिए, सबसे पहले ई को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ई नॉन एम्प्टी है क्योंकि जीरो क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी चीज को जीरो शो करना है तो शो कर दो जीरो एलिमेंट उसके पास है। तो आप देखिए जीरो क्या है, जीरो इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि जीरो को हम हमेशा 2 × 0 लिख सकते हैं, तो 2 का मल्टीपल है तो इवन इंटीजर है। अगर ये इवन इंटीजर है तो जीरो बिलोंग्स टू ई, जीरो बिलोंग्स टू ई, इट मीन्स दैट ई इज नॉन एम्प्टी। और देखो z है सारे इंटीजर्स, e है इवन इंटीजर, तो नेचुरल सी बात है इवन इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ z, तो हमने लिख दिया e इवन इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो नॉन एम्प्टी सबसेट तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं शो करूंगी कि सेट e इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या शो करना है, a बिलोंग्स टू e, b बिलोंग्स टू e, a माइनस b बिलोंग्स टू e। तो मैंने a को कोई इवन इंटीजर माना, b को भी कोई इवन इंटीजर माना। इवन इंटीजर है तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मैंने लिख दिया a इक्वल टू 2k फॉर सम k बिलोंग्स टू z, और b इक्वल टू 2m फॉर सम m बिलोंग्स टू z। ठीक है, दोनों के दोनों हमने इवन इंटीजर ले लिए। फिर मुझे शो करना है कि इनको माइनस करने पे भी इवन नंबर आना चाहिए, तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, 2k माइनस 2m। ठीक है, तो 2 आ गया, अंदर आ गया k माइनस m। अब देखो k भी एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, आपको पता है कि इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो तो इंटीजर ही आता है, तो k माइनस एम इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन इंटीजर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हुआ, e का एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया कि a माइनस बी बिलोंग्स टू e, तो मेरा पहली कंडीशन आइडियल की सेटिस्फाई हो गई। कम टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम एक एलिमेंट रिंग का लेते हैं और एक एलिमेंट आइडियल का। तो मैंने a को तो लिया इवन इंटीजर और r ले लिया मैंने बिलोंग्स टू z, मतलब r इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो z का एलिमेंट है। तो मैंने ए आर निकाला। अब देखो a तो इवन इंटीजर है तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2k। ठीक है, r को r रहने दिया, इसमें एसोसिएटिविटी यूज करो, 2 को बाहर किया, के आर को अंदर कर लिया। अब आप देखो k भी एक इंटीजर है, r भी एक इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन z। तो के आर एक इंटीजर आ गया, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो इवन इंटीजर बन गया, तो इट बिलोंग्स टू द सेट ई। ठीक है, तो मुझे पता चला कि आर जो है वो इवन इंटीजर है। सिमिलरली आप शो कर सकते हैं कि आर ए भी इवन इंटीजर है, क्योंकि आइडियल बनाने के लिए दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, ए आर भी और आर ए भी। तो अब की बार मैंने आर ए ले लिया, तो आर को इधर रखा, ए की वैल्यू डाली 2k। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखो 2 × RK आ गया, आपने एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी दोनों यूज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे आर के, क्योंकि आर बिलोंग्स टू इंटीजर
k इज ऑल्सो एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो आर के एक इंटीजर है, इंटीजर को किसी टू से मल्टीप्लाई किया तो वो इवन इंटीजर बन गया, तो इट बिलोंग्स टू द इवन इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ई क्या बन गया, इट इज एन आइडियल ऑफ जेड। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो बेटा ये आपकी बुक में ना क्या किया, जो कंडीशंस है ना ये आइडियल की, इसको उसने बोल दिया ये आइडियल टेस्ट है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर वो आइडियल बन जाती है। तो उसमें नाम दे दिया इसको आइडियल टेस्ट की, अगर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए आ जाए, ए बिलोंग्स टू ए, आर बिलोंग्स टू आर, तो ए आर बिलोंग्स टू ए और आर ए बिलोंग्स टू ए, यही तो डेफिनेशन थी आइडियल की। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोल देते हैं कि वो उसकी आइडियल है। ए जो है दैट बिकम्स एन आइडियल ऑफ रिंग आर, तो इसने इसका नाम आइडियल टेस्ट रख दिया। ठीक है, तो कभी भी इसको यूज करें तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल टेस्ट। चलिए अब देखिए आप, हमारे पास है प्रूव दैट एन आइडियल इज ऑलवेज अ सब रिंग। ठीक है, आप सबको पता है सब रिंग क्या चीज होती है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग विच इज ऑल्सो अ रिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि आइडियल जो है वो सब रिंग है, बट कोई जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स ट्रू हो, सब रिंग मे नॉट बी एन आइडियल, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने सब रिंग शो करना है, तो मैंने पहले एक रिंग ली, लेट आर बी एनी रिंग, फिर उसकी कोई आइडियल ली, लेट ए बी एनी आइडियल ऑफ आर। मुझे शो करना है ए इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो याद कीजिए सब रिंग टेस्ट आपको क्या करा रखा है, सब रिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी। ये देखो कि ए नॉन एम्प्टी है, ए सबसेट होगा आर का, दूसरा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। ये मुझे शो करना है, दीज फोर आर द कंडीशंस ऑफ सब रिंग टेस्ट। तो देखो नॉन एम्प्टी होना और सबसेट होना ये तो आइडियल की डेफिनेशन में भी था, तो ए इज नॉन एम्प्टी, ए इज अ सबसेट ऑफ आर, ये दोनों तो हमें आइडियल क्योंकि हमें दे ही रखी है तो आइडियल की कंडीशन से ही सेटिस्फाइड हो गई। दूसरा ये पहली कंडीशन तो सब रिंग टेस्ट की और आइडियल की दोनों की सेम है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए, ये आइडियल टेस्ट के अंदर भी आती है और सब रिंग टेस्ट के अंदर भी आती है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। मुझे सिर्फ ये शो करना रह गया कि ए बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन में एक एलिमेंट जो था आइडियल का था तो दूसरा एलिमेंट रिंग का था, बट सब रिंग के अंदर दोनों एलिमेंट ए के ही थे। ठीक है ना, ये फर्क है दोनों के अंदर, आइडियल में और सब रिंग में। क्लियर हो रही है बच्चों बात, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम आइडियल बोलते हैं तो एक एलिमेंट ए जो था हमने अगर रिंग का लिया था, सॉरी आइडियल का लिया था, तो बी एलिमेंट रिंग का था आइडियल, उसकी आइडियल की डेफिनेशन में, बट सब रिंग में दोनों एलिमेंट ए के ही थे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये कंडीशन प्रूफ करनी है ए बी बिलोंग्स टू ए वाली। क्लियर हो गई, तो देखिए ये कैसे प्रूफ होगा, यहाँ पे आ जाइए। देखो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए ले लिया आपने, हमें शो करना है ए बी बिलोंग्स टू ए ताकि ये सब रिंग बन जाए। तो आप देखिए बी अगर ए का एलिमेंट है, ए इज अ सबसेट ऑफ आर, तो वो आर का भी तो एलिमेंट हो गया, तो बी बिलोंग्स टू आर भी आ गया। तो अब देखिए आइडियल की डेफिनेशन इस्तेमाल कीजिए, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू आर, और क्योंकि ए आइडियल है तो ए बी भी ए के अंदर होगा और बी ए भी ए के अंदर होगा। मुझे रिक्वायरमेंट ए बी की थी इसलिए मैंने सिर्फ ए बी लिख लिया, तो ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आइडियल टेस्ट भी आपका सेटिस्फाई हो गया, ये ए बी बिलोंग्स टू ए जो था ये आइडियल टेस्ट से आ गया, तो इसका मतलब ए इज अ सब रिंग ऑफ आर। क्लियर हो गई बच्चों बात आपको, सिर्फ इस पूरे थ्योरम के अंदर आपको इतना प्रूफ करना था कि ए बी बिलोंग्स टू ए, बाकी सारी कंडीशन तो आइडियल के डेफिनेशन से ही आ गई थी, और वो भी हमने बहुत आसानी से प्रूफ कर दी, क्योंकि अगर बी ए का एलिमेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ आर, तो बी आर का भी एलिमेंट है। ये डायग्राम याद कीजिए, ये आर है, ये ए है, इसका सबसेट है। बी अगर यहाँ पर है, बी अगर ए के अंदर है तो बी इस समय आर के अंदर भी तो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब सब रिंग हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडियल भी हो, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बड़ा जो सेट लिया, बड़ी जो रिंग ली वो तो ली रिंग ऑफ रैशनल्स, और जो छोटी रिंग ली वो ली रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आप सबको पता है इंटीजर्स जो होते हैं दे आर अ सबसेट ऑफ रैशनल्स, तो ए इज अ सबसेट ऑफ आर और ए इज नॉन एम्प्टी। इंटीजर्स आप सबको पता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब मुझे ये भी पता है कि जो आपका रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो सब रिंग होती है रैशनल्स की। आप इसको देख भी सकते हैं कि आपने ए और बी दो इंटीजर्स लिए तो उनको जो माइनस करते हैं तो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्यों, क्योंकि बी बिलोंग्स टू जेड है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बी भी जेड का एलिमेंट है। अब ए बिलोंग्स टू जेड माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी जेड का एलिमेंट बनेगा। दूसरी बात,
सबरिंग की दूसरी कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू जेड। सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, तो क्लोजर होल्ड करती है इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चला कि z इज अ सबरिंग ऑफ r। अब शो करना है z इज नॉट एन आइडियल। इसका मतलब ये कोई एक कंडीशन तो रूल आउट करेगा। तो आपको पता है कि आइडियल की और सबरिंग की दोनों फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही है, तो जब भी रूल आउट होगी तो सेकंड कंडीशन ही रूल आउट होगी। तो सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि आइडियल की डेफिनेशन के अंदर जो है एक एलिमेंट तो आप लेते हैं आइडियल ए का, और दूसरा एलिमेंट आप लेते हैं रिंग का। तो मैंने रिंग थी रैशनल्स की, तो एक रैशनल नंबर ले लिया, सपोज 3/5। और ए था इंटीजर, तो एक इंटीजर्स का सेट, तो मैंने एलिमेंट ले लिया इंटीजर का, सपोज 2। अब वो यही तो कहता है कि आइडियल के पास ताकत होती है कि वो दोनों को ऑपरेट करने पे रिंग के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आप देखो क्या ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये आइडियल है, नहीं तो नहीं है। तो मैंने 2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करके देखा क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किया तो 6/5 आ गया। ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब इस जो आपके पास ये छोटे वाला सेट था जिसको हम आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसके पास तो ये ताकत ही नहीं है कि ये एब्जॉर्ब कर पाए एलिमेंट्स ऑफ आर को, तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं बनाएगा। तो सेकंड कंडीशन ऑफ आइडियल टेस्ट नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर z इज नॉट एन आइडियल ऑफ q। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट देखिए, अभी हमने कहा कि सबरिंग कोई जरूरी नहीं है कि आइडियल बनाए, बट मैं आप प्रूफ करने जा रही हूँ कि सबरिंग अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स की ली जाए तो वो हमेशा आइडियल होगी। ठीक है, तो एवरी सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर इज एन आइडियल ऑफ z। मतलब ऊपर वाला रिजल्ट जो मैं कह रही थी कन्वर्स नॉट ट्रू, तो वो कन्वर्स हमेशा ट्रू होगा किस केस में, रिंग ऑफ इंटीजर्स के केस में। ठीक है, दूसरा ये बुक के अंदर एग्जाम्पल 2 बना के दिया हुआ है कि nz जो होता है वो आइडियल ऑफ z होता है। आपको पता है कि सब रिंग जो होती है रिंग ऑफ इंटीजर्स की, वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ एनी इंटीजर से n या m कुछ भी हो। ये मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन टू रिंग्स चल रहा था उसमें कराया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लेट z बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब हमें पता है कि इसकी रिंग ऑफ इंटीजर्स की कोई भी सब रिंग किस फॉर्म की होती है, एन आर वेयर आर बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ n। ठीक है, n भी ले सकते थे, m भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, तो हमेशा सब रिंग इसी फॉर्म की होती है। मुझे शो करना है कि अब ये सब रिंग जो है ये आइडियल है। ठीक है, तो मैंने इस सेट का नाम रख दिया h, तो आई विल शो दैट h इज एन आइडियल ऑफ z। तो आप देख सकते हैं कि h नॉन एम्प्टी तो है ही, क्यों, क्योंकि आप शो कर दीजिए जीरो एलिमेंट है h के अंदर। वो मैं कैसे शो कर सकती हूँ, जीरो एलिमेंट h के अंदर तब होगा व्हेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो आई कैन राइट जीरो एज जीरो इंटू n। ठीक है, तो ये बन गया मल्टीपल ऑफ n, तो ये h का एलिमेंट बन गया, तो h नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब सबसेट तो ये क्लियरली है ही, h इज एन सबसेट ऑफ z, क्योंकि सारे n भी एक इंटीजर, r भी एक इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीजर, तो सबसेट तो ये है z का। ठीक है, अब मुझे पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन आइडियल टेस्ट की सेटिस्फाई करवानी है ताकि ये इसकी आइडियल बन जाए। तो मैंने ए और बी दोनों h का एलिमेंट ले लिए। ठीक है, मुझे शो करना है a माइनस बी बिलोंग्स टू h एंड ए बी बिलोंग्स टू h। नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, a एंड b बिलोंग्स टू h इम्प्लाइज a माइनस b बिलोंग्स टू h, और दूसरा मुझे शो करना है a बिलोंग्स टू h, r बिलोंग्स टू r। r क्या है इसमें, रिंग ऑफ इंटीजर ही है। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट ए आर बिलोंग्स टू h एंड आर ए ऑल्सो बिलोंग्स टू h, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने a और b दोनों h का एलिमेंट लिए। h के पास एलिमेंट है सारे मल्टीपल्स ऑफ n, तो a होगा nr सपोज कर लीजिए, और b ले लिया मैंने ns क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ n है। वेर r एंड s बोथ आर इंटीजर, दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया, n इंटू आर माइनस एस आ गया। अब देखो r भी इंटीजर है, s भी इंटीजर है, तो r माइनस एस इज ऑल्सो एन इंटीजर। जब आप उस इंटीजर को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, मल्टीपल ऑफ n है तो वो h का एलिमेंट है, तो ये आ गया बिलोंग्स टू h। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ शो कर दिया है कि किस तरीके से r माइनस एस जो है एक इंटीजर है, एडिटिव इनवर्स और क्लोजर यूज करके। ये तो बहुत बार यूज कर चुके हैं आप प्रीवियस चैप्टर्स में। अब देखो, मैंने लिया a बिलोंग्स टू h, यानी कि a तो मल्टीपल है n का, और s ले लिया बड़ी वाली रिंग के अंदर। ठीक है, तो s बिलोंग्स टू z ले लिया। अब मुझे शो करना है as बिलोंग्स टू h और sa बिलोंग्स टू h। तो मैंने as को कंसीडर किया, a की वैल्यू डाली nr और उसको s से मल्टीप्लाई किया। अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके n को बाहर कर लो और rs को अंदर कर लीजिए।
अब देखो आर भी एक इंटीजर, एस भी एक इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आर एस भी एक इंटीजर आ गया। तो एन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मल्टीपल ऑफ एन बन जाएगा। जैसे ही वो मल्टीपल ऑफ एन बनेगा वो किसका एलिमेंट बन जाएगा, आपका एच का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से बेटा एस ए को शो कर सकते हो। एस ए के अंदर ए की वैल्यू डाली एन आर। अब एस इसके अंदर एसोसिएटिविटी यूज करी तो एस और एन को इकट्ठा कर लिया मैंने यहाँ पर, और ये आर बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा इकट्ठा करना चाहते हो आप तो कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करो। यहाँ पे देखो, ये देखो। ठीक है, मुझे किसका एलिमेंट बनाना है, ये एस ए इज एन एलिमेंट ऑफ एच, तो इसको उसका मल्टीपल शो करना है एन का ना। तो एन को इधर कर लो और एस और आर को इधर कर लो बाय कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी इन जेड। ठीक है ना, तो ये एन इधर आ गया, एस आर इधर आ गया। अब देखो एस भी एक एलिमेंट है जेड का और आर भी एक एलिमेंट है जेड का। तो एस आर भी जेड का एलिमेंट हो गया बाय क्लोजर इन जेड। तो एस आर इंटीजर को किसी एन से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ एन। अगर ये मल्टीपल ऑफ एन है तो ये एलिमेंट होगा एच। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, तो एच इज एन आइडियल ऑफ जेड। तो हमने शो कर दिया कि एवरी सब रिंग ऑफ जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। देखिए क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा बेटा, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। देखो जनरेटेड बाय का क्या मीनिंग होता है, पहले हमने कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग ली विद यूनिटी, उसका कोई एलिमेंट लिया आर। अब इससे ना पूरा एक सेट जनरेट करा लेंगे। तो जनरेट करना होता तो ये ब्रैकेट्स ऐसे, जिस एलिमेंट से आप पूरा सेट जनरेट कराएंगे उसको इस ब्रैकेट्स में रखते हैं। इसको इस ये नोटेशन है जनरेट की। जनरेट कैसे होगा, इस ए के साथ बाकी के एलिमेंट रिंग के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोबारा से सुनिए, जिस एलिमेंट से आपको आइडियल जनरेट करानी है ना उस एलिमेंट के साथ बाकी के एलिमेंट रिंग के ऑपरेट कर दो। तो आर ए, ठीक है, वेयर आर बिलोंग्स टू आर। तो हर वो एलिमेंट जो आर ए टाइप का होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इट इज एन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। ठीक है, मैं शो करूंगी कि ये जो जनरेटेड बाय वाला सेट है ना, ये जिसके ऊपर मेरी पेंसिल है, कि ये आइडियल बना रहा है आर की। और ये अगर आइडियल है तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट ए से बन गई है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगी। मुझे अगर इसको आइडियल शो करना है तो मुझे क्या क्या शो करना है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, और साथ में दोनों कंडीशन आइडियल टेस्ट की। तो नॉन एम्प्टी शो करने के लिए हमेशा जीरो एलिमेंट शो कीजिए। तो देखो आप सबको पता है आर रिंग है, तो रिंग के पास जीरो एलिमेंट होता है, तो स्मॉल आर की जगह मैंने जीरो ले लिया। ठीक है, ये देखो ये जहां मेरी पेंसिल है ना, इस डेफिनेशन में मैंने स्मॉल आर की जगह जीरो ले लिया, तो जीरो बिलोंग्स टू आर है ना, क्योंकि जीरो एलिमेंट इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो आर की जगह पे जीरो लिखो तो जीरो डॉट ए आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए हर वो चीज जो मल्टीपल ऑफ ए है वो किसका एलिमेंट है, इस सेट का जिसको मुझे आइडियल शो करना है, जनरेटेड बाय वाला जो सेट है। तो जीरो डॉट ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल आइडियल जिसको मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो जीरो बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये बन गया आपका नॉन एम्प्टी सेट। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो नेक्स्ट कंडीशन शो करनी है, ये सबसेट है, वो तो आपको दिख ही रहा है, सबसेट है ही आर का, क्योंकि आर बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, तो आर ए बिलोंग्स टू आर। तो बाय क्लोजर इन आर, तो ये हर एलिमेंट जो होगा इस सेट का वो आर का भी एलिमेंट है, तो ये सबसेट भी है। ठीक है, अगर शो नहीं किया तो मैं यहाँ कर देती हूँ, देखो क्लियरली, दिस इज अ सबसेट ऑफ आर बिकॉज ए के पास किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, देखो ए बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज आर ए बिलोंग्स टू आर बाय क्लोजर इन आर। ठीक है, तो हर एलिमेंट जो आर का था वो किसके अंदर चला, हर एलिमेंट जो ए का था वो किसके अंदर चला गया, आर के अंदर चला गया, तो ये सबसेट बन गया। अब मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ आइडियल टेस्ट प्रूव करूंगी कि दो नंबर लेंगे इस सेट के, उनको माइनस करेंगे तो वो भी उसी का ही एलिमेंट है। तो मैंने लिए एक्स और वाई, दो एलिमेंट ले लिए इस वाले सेट के। तो ये किस फॉर्म के होंगे, R1A और R2A, वेयर R1 एंड R2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आपने देखा ऊपर डेफिनेशन के अंदर ए के पास सारे एलिमेंट RA फॉर्म के हैं। ठीक है ना, तो ये R1A इंटू R2A आ गया, मतलब मल्टीपल्स ऑफ ए फॉर्म के हैं। तो x माइनस वाई किया तो इन दोनों को x और y की वैल्यू डाल दी बच्चों यहाँ पे। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करके R1 माइनस R2 को इकट्ठा कर लिया, a को बाहर कर दिया। अब देखो बेटा R2 क्या है, एलिमेंट ऑफ R है, R रिंग है, रिंग है तो इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस R2 भी R के अंदर होगा।
अब देखो R1 एक एलिमेंट है R का, माइनस R2 भी एक एलिमेंट है, तो क्लोजर क्या कहती है, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी R का एलिमेंट आएगा। तो क्लोजर होल्ड करती है रिंग के अंदर, तो R1 माइनस R2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R। तो अब देखो R1 माइनस R2 अगर एलिमेंट है R का, उसको A से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीपल ऑफ A बन रहा है, तो मल्टीपल ऑफ A बन रहा है तो वो किसका एलिमेंट हो गया, इस वाले सेट का एलिमेंट हो गया। क्लियर? आपको ये याद रखना है कि ये जो सेट है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए जो मैं बोल रही हूँ, इस सेट के एलिमेंट आर ए, मतलब रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ए, इस टाइप के एलिमेंट्स है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो बेटा आइडियल टेस्ट की, कि एक्स लिया इसके अंदर ए के अंदर और आर लिया रिंग के अंदर, तो मुझे शो करना है कि जब मैं एक्स आर निकालूं या आर एक्स निकालूं तो वो इस ए का ही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्स इस वाले सेट के अंदर है तो ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ ए, तो x इज इक्वल टू सम आर वन इंटू ए। ठीक है, और मैंने क्या किया, आर एक्स को कंसीडर कर लिया, तो आर लिखा और x की वैल्यू डाली यहाँ पे, तो आर वन ए आ गया। ठीक है, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया तो r इंटू आर वन इकट्ठा हो गया। अब देखो यहाँ पे लगाइए बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखो आर वन ए ये इस सेट का एलिमेंट कब होगा, जब आर वन आर का एलिमेंट होगा। तो देखो आर अगर कैपिटल आर में है, स्मॉल आर वन कैपिटल आर में है, तो बाय क्लोजर इन द रिंग आर इंटू आर वन इज एन एलिमेंट ऑफ द कैपिटल रिंग आर। ठीक है, तो ये अगर आर का एलिमेंट है तो आर के एलिमेंट से, रिंग के एलिमेंट से अगर ए को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस वाले सेट का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक हो गया? ऐसे ही बेटा दूसरी साइड शो कर दो। आर एक्स की जगह एक्स आर ले लिया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू डाल दी। अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर लिया। अब आप यहाँ पे ए आर को आर ए लिख सकते हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो ये आर ए आ गया। अब फिर से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके आर वन और आर को इकट्ठा कर लो। जैसे आपने ऊपर शो किया था आर आर वन आर का एलिमेंट, ऐसे ही आर वन आर भी एलिमेंट आ जाएगा आर का बाय क्लोजर इन आर। ठीक है, तो ये आर का एलिमेंट है, तो ये आर के रिंग के एलिमेंट के साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो वो किसका एलिमेंट बनेगा, इस वाले सेट का। ठीक है, तो इट बिकम्स एन आइडियल ऑफ आर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट एग्जांपल है आर एक्स। अब तो याद हो गया होगा ये नोटेशन क्या होती है। यहाँ पे आर लिखा है, आर मीन्स रियल नंबर, और ऐसे एक्स लिखा है तो इट मीन्स इट इज द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम दिस कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर्स कोफिशिएंट है। तो जो भी पॉलिनोमियल है उसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, ए नॉट ए वन ए टू, जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। उनमें से मैंने वो कलेक्शन निकाल ली पॉलिनोमियल्स की जिनकी कांस्टेंट टर्म जीरो है। मतलब पॉलिनोमियल होता है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो अगर ए नॉट जीरो हो जाए तो वो वाले जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी कलेक्शन को मैंने ए से डिनोट कर दिया। अब मैं शो करूंगी कि ए जो है आइडियल है आर एक्स का, और ए जो है जनरेटेड बाय एक्स है। ये मुझे शो करना है। दो चीजें शो करूंगी कि ए इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स, और एक ए आइडियल भी है। तो देखिए क्लियरली ए सबसेट तो होगा ही आर एक्स का, क्योंकि ए के पास कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म जीरो है, और आर एक्स क्या है, जिसके पास सारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो आप देखो मैं शो कर देती हूँ कि ए के पास ए इज अ सबसेट ऑफ आर एक्स। क्लियर होगा यहाँ पे, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर वो पॉलिनोमियल है जिनका जिनका हाँ जिनका जो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। ये नॉन एम्प्टी शो करने के लिए आप हमेशा शो करेंगे कि जीरो एलिमेंट बिलोंग टू दी सेट ए। तो आप देखिए जीरो क्या है, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो इस समय कांस्टेंट टर्म क्या है, ये जीरो, तो ये कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो आपको पता चला कि ये ए का एलिमेंट है, तो जीरो बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स दैट ए इज नॉट एम्प्टी। अब मुझे शो करना है कि इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, और जो सेकंड प्रॉपर्टी आइडियल टेस्ट की है वो शो करनी है। तो देखिए मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए ए के, मैं शो करूंगी कि इनको माइनस करने पर भी वो ए का एलिमेंट आता है। अब खुद देखिए अगर एफ और जी दो पॉलिनोमियल्स हैं ए के, तो इसका मतलब इन दोनों की कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो ये किस तरीके के पॉलिनोमियल होंगे, देखो ए नॉट को जीरो कर दूंगी तो किस तरीके का पॉलिनोमियल आ गया, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश। ऐसे जी किस फॉर्म का आ गया, बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस। सो ऊपर वाला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, नीचे वाला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है वो। दोनों को मैंने माइनस किया, तो x लाइक टर्म्स माइनस होंगी, तो x वाले कोफिशिएंट में से x वाला कोफिशिएंट माइनस हो गया। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर n और m में कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैं a के x के लिख देती हूँ, वेयर k इज मैक्सिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दिया।
अब देखो, आप देख रहे हैं कि A1 और B1 दोनों रियल नंबर हैं। रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस करो तो रियल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब f माइनस जी इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल ओवर r। और आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म मेरे पास नहीं आई है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ x ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास नहीं आई, तो ये किसका एलिमेंट बन गया? a का एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया f माइनस जी बिलोंग्स टू a। क्लियर हो गई बच्चों बात? नेक्स्ट आ जाइए। f हमने एलिमेंट लिया a का, और दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल लेते हैं वो लेंगे r का। आपको पता है आइडियल के अंदर एक एलिमेंट रिंग का और एक एलिमेंट आइडियल का। तो आइडियल का एलिमेंट लिया f और रिंग का एलिमेंट लिया मैंने स्मॉल r। रिंग के एलिमेंट के ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म जीरो हो, इसलिए मैंने रिंग का एलिमेंट लिया बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर, वेयर दिस बी नॉट इज नॉट नेसेसरली जीरो। क्लियर हो गई? तो आर स्मॉल आर बन गया आर एक्स का एलिमेंट और एफ बन गया ए का एलिमेंट। अब आप एफ आर और आर एफ निकालो। ठीक है बच्चों, तो जब आप एफ आर और ये निकालोगे तो आप देखो यहाँ पर आपका एक तरीके से जीरो प्लस दिस। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? आपकी जीरो आ जाएगी, क्योंकि जीरो इंटू बी नॉट करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जीरो इंटू बी वन एक्स करोगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। अब इसको देखो, ये ए वन एक्स को जब बी नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो बी नॉट ए वन एक्स आएगा, वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो आपने देखा कि एफ आर और आर एफ दोनों को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, उसकी कांस्टेंट टर्म जीरो आती है और कोफिशिएंट सारे रियल आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों किसके एलिमेंट बन गए? ए के एलिमेंट बन गए। तो ए क्या बन गई? मेरी आइडियल ऑफ आर एक्स बन गई। क्लियर हो गया? तो मुझे यही शो करना था, ए इज एन आइडियल ऑफ आर एक्स। अब सेकंड मुझे शो करना है कि ए इज जनरेटेड बाय एक्स। तो आप देखिए, ए का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का है? ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, वेयर ऑल दीज ए आईज आर रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें से एक्स को कॉमन निकाल लो बेटा। जब मैंने एक्स को कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए वन आ गया, इसके साथ कोई चीज नहीं है, तो ये अब ए का एलिमेंट नहीं है। ये किसका एलिमेंट है? आर एक्स का एलिमेंट है, क्योंकि इस समय ए वन आ जाने से, ए वन प्लस ए टू एक्स हो जाने से ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन बना विद कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू जीरो। हियर द कांस्टेंट टर्म इज a1। तो ये rx का एलिमेंट बन गया। तो x इंटू सम एलिमेंट ऑफ द कैपिटल रिंग r। ठीक है, जो बड़ी वाली रिंग है उसका एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? जनरेटेड बाय x, क्योंकि जनरेटेड बाय x की डेफिनेशन यही थी कि x मल्टीप्लाइड बाय सम एलिमेंट ऑफ रिंग। यही था ना, आर ए। यही डेफिनेशन थी, वो मेरी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो ये मेरी प्रिंसिपल आइडियल बन गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5। लेट R be a commutative ring with unity and let A1, A2, An all are the elements of R, then capital I is generated by all these element। देखो, इससे ऊपर हमने एक एलिमेंट से जनरेट करी थी करा था सेट, और उसको हमने बोला था प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। अब मैं बना रही हूँ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ऑल दीज एलिमेंट A1, A2 टिल An। इन सब एलिमेंट से जनरेट कराना है। तो देखो, जब ए से जनरेट कराया था तो मैंने कहा था ए को रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जब a1 a2 an से जनरेट कराना है तो आप क्या करोगे? a1 को भी रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सपोज r1। a2 को भी रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सपोज r2 से। डैश डैश जो जितने भी ये एलिमेंट है इन सबको रिंग के डिफरेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐसा जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड द आइडियल जनरेटेड बाय ऑल दीज एलिमेंट्स a1 a2 an। ठीक है बच्चों, तो जब भी जनरेटेड वर्ड आ रहा है तो आप समझ लीजिए जिससे जनरेट कराना है उस एलिमेंट को आपको रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब उनको ऐड कर दो। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसे बोलते हैं आइडियल जनरेटेड बाय ऑल दीज एलिमेंट a1 a2 an। अब मैं शो करना चाहती हूँ कि ये जो आई जो सेट नया मैंने बनाया है, दिस इज एन आइडियल ऑफ आर। आइडियल ऑफ आर है तो इसके अंदर भी आइडियल की सारी कंडीशन, मतलब आइडियल टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले शो करना है इट इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी शो करना है तो आप क्या करोगे? जीरो एलिमेंट शो करोगे इसके अंदर है। तो देखो, जीरो एलिमेंट कैन ऑलवेज भी रिटर्न है जीरो डॉट ए वन प्लस जीरो डॉट ए टू, लिख सकती हूँ मैं इसे। और हर वो एलिमेंट जो कि a1 a2 an के साथ रिंग का कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करवाएं तो वो किसका एलिमेंट है? आई का एलिमेंट है। तो इस तरीके के एलिमेंट आई के एलिमेंट हैं, तो जीरो बिलोंग्स टू आई आ गया, तो आई इज नॉन एम्प्टी। और मैं जीरो जो है रिंग का एलिमेंट है, क्योंकि रिंग के पास जीरो एलिमेंट होता है। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन देखिए।
मैंने x और y दोनों एलिमेंट लिए i के, तो x किस फॉर्म का होगा, r1a1 प्लस r2a2 प्लस rn आई की यही डेफिनेशन है ना बेटा। देखो i के पास कौन से एलिमेंट है, r1a1 प्लस r2a2 प्लस डैश डैश rn वेयर जितने भी आर आई हैं ये आर का एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने x लिया तो ये ले लिया और y लिया तो इस r की जगह पे s कर दिया, वेयर ऑल एस आई बिलोंग्स टू r, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लो बेटा। तो आपको पता है लाइक टर्म में से लाइक टर्म माइनस होगी तो a1 का कोफिशिएंट a1 के कोफिशिएंट से माइनस हो जाएगा, तो r1 माइनस s1। अगर ये सारे कोफिशिएंट r1 माइनस s1 r2 माइनस s2 अगर ये रिंग के एलिमेंट हुए तो ये a का i का एलिमेंट बन जाएगा। तो आप देखिए si एलिमेंट है r का, तो माइनस si भी एलिमेंट होगा r का, क्योंकि r रिंग है और रिंग के अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप देखो आर आई आर का एलिमेंट है और माइनस एस आई भी आर का एलिमेंट है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी आर का एलिमेंट आ जाएगा बाय क्लोजर इन आर। तो अगर ये सारे आर आई माइनस एस आई जो है ये आर के एलिमेंट हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिया a1 a2 an के साथ तो वो किसका एलिमेंट बन गया, कैपिटल आई का। तो मैंने शो कर दिया x माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आई। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या करेंगे, आइडियल बनाने के लिए एक एलिमेंट लो बड़ी रिंग का और एक एलिमेंट लो सेट का आई का। तो एलिमेंट x लिया मैंने आई का और r लिया मैंने कैपिटल R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर x जो है i का एलिमेंट है तो वो किस फॉर्म का होगा, r1a1 प्लस r2a2 प्लस rnan, इसी फॉर्म का होगा। x r निकालो, तो मैंने r को बाहर रख के मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ब्रैकेट्स को खोल दिया, ठीक है। फिर एसोसिएटिविटी लेकर a1 r को इकट्ठा कर लिया, a2 r को इकट्ठा कर लिया, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, ठीक है। एसोसिएटिविटी सबको पता है, यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, मैं हमेशा याद दिलाती हूँ बच्चों को कि किसी भी जगह ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो a1 r को मैं r a1 लिख सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है r इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो इसमें कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल किया, तो a1 r को मैंने लिख दिया r a1, a2 r को लिख दिया r a2, ठीक है। फिर दोबारा से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके r1 r को इकट्ठा कर लो, r2 r को इकट्ठा कर लो, मैंने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर लिया। अब देखो बेटा, ईच आर आई बिलोंग्स टू द रिंग आर और स्मॉल r इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ r, और r एक रिंग है, रिंग है तो इसके पास क्लोजर है, क्लोजर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिंग का एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो जब भी रिंग के एलिमेंट से ये a1 a2 an मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो किसका एलिमेंट बन जाते हैं, i का। तो ये सारा का सारा किसका एलिमेंट बन गया, i का। तो एक्स आर बिलोंग्स टू i आ गया। सेम तरीके से आप शो कर सकते हो बेटा आर एक्स बिलोंग्स टू i, बिल्कुल सिमिलर। तो r को इस साइड रखा, x को अंदर कर लिया, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ब्रैकेट्स को खोल दिया, एसोसिएटिविटी लगा के r और r1 को इकट्ठा कर लिया, r और r2 को इकट्ठा कर लिया। अब फिर से क्लोजर की हेल्प से आप शो कर सकते हैं r इंटू आर आई टाइप एलिमेंट जो भी होंगे वो r के एलिमेंट है। अगर r के एलिमेंट है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो किसका एलिमेंट आ गया, i का एलिमेंट आ गया। तो i इज एन आइडियल ऑफ रिंग r, ठीक है। यही शो करना था, यहाँ पे मैंने तो शो कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 6 है ये गैलियन का। लेट zx बी द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीजर, और मेरे पास i कौन सा सबसेट लिया है मैंने, ऑल दोज पॉलिनोमियल्स विद द इवन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इवन होनी चाहिए, मतलब जो a0 a1 a2 लेते हैं उसमें a0 जो है वो इवन इंटीजर है। तो मुझे शो करना है i जो है आइडियल होगा zx का, और i इज एन आइडियल जनरेटेड बाय x एंड 2, दो एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल है, ठीक है। अभी ऊपर n एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल सिखाई है, ये उसका एक पर्टिकुलर केस बन गया जिसमें i जो है एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाय एनी टू एलिमेंट से x एंड 2 है, ठीक है। तो देखो बेटा zx के पास एलिमेंट है इस फॉर्म के a0 प्लस a1x वेयर ऑल दीज ai's आर इंटीजर्स, ठीक है ना। और i के पास किस तरीके के एलिमेंट है जिसमें ये a1 a2 an तो इंटीजर है, बस ये a0 जो है ये इवन होगा, ठीक है। मतलब पहली कांस्टेंट टर्म इवन है, बाकी के सारे कुछ भी हो सकते हैं, इवन भी और ऑड भी, राइट। मुझे शो करना है i इज एन आइडियल ऑफ zx। तो सबसे पहले शो करिए कि ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी के लिए शो करिए इसके पास जीरो एलिमेंट है, तो जीरो एलिमेंट किस फॉर्म का होता है, जीरो प्लस जीरो एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है जीरो और जीरो क्या है, इवन है, तो ये क्या बन गया, i इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। दूसरा आ गया आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, दो एलिमेंट लिए आपने आई के, शो करना है कि इनको माइनस करके भी वो एलिमेंट बनता है आई का। तो मैंने एफ एक्स और जी एक्स अगर दो एलिमेंट आई के, इसका मतलब इन दोनों की कांस्टेंट टर्म जो है वो इवन है, तो ये ए नॉट भी इवन हो गया और इसके अंदर जी एक्स में बी नॉट इवन हो गया। a1 a2 an और b1 b2 bm के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। वो कुछ भी वो इंटीजर्स हैं, बस इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं।
अब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस सब बच्चों को आता है पॉलिनोमियल्स माइनस करने, आपने सिंपली माइनस कर दिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, ए नॉट एक इवन इंटीजर था, बी नॉट एक इवन इंटीजर था। इवन इंटीजर में से इवन इंटीजर माइनस करेंगे तो इवन इंटीजर ही आएगा। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स में ए नॉट माइनस बी नॉट जो होगा, ये वाला जो एलिमेंट है पूरा का पूरा ये इवन है, और ये ए वन माइनस बी वन है, ए टू माइनस बी टू, ये इंटीजर्स हैं, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इंटीजर चाहिए था। तो आप देख सकते हो कि ए वन भी एक इंटीजर था, बी वन भी एक इंटीजर था, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो ये हमारे पास इंटीजर आ गए, ठीक है। तो मेरे को पता चला एफ एक्स माइनस जी एक्स आई का एलिमेंट बन गया क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म इवन थी। तो पहली कंडीशन आइडियल टेस्ट की सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन लीजिए, मैंने एफ एक्स लिया एलिमेंट ऑफ 10 आइडियल आई, और आर एक्स मैंने एलिमेंट लिया बड़ी वाली रिंग का जेड एक्स का। अगर ये आर एक्स जेड एक्स के अंदर है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी कांस्टेंट टर्म इवन हो, इसकी कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया बी नॉट प्लस बी वन एक्स वेयर ऑल दीज बी आईज आर इंटीजर्स ओनली, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं, कोई कंडीशन नहीं है इवन है या ऑड है, सिर्फ इंटीजर्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। और एफ एक्स क्योंकि आई का एलिमेंट है, आई का हर एलिमेंट की कांस्टेंट टर्म इवन है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म इवन है, ठीक है। तो ये ए नॉट जो है यहाँ पे ये इवन होगा। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो दो पॉलिनोमियल जैसे मल्टीप्लाई होते हैं, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखो ए नॉट जो है ये एक इवन इंटीजर है, और बी नॉट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, बी नॉट सिर्फ एक इवन इंटीजर था। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन इंटीजर विद एनी अदर इंटीजर इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर। देखो ना, ए नॉट सपोज कर लो 2 है और बी नॉट सपोज कर लो 3 है, तो 2 3 जा क्या आएगा 6 विच इज एन इवन इंटीजर। तो ए नॉट बी वन बी नॉट जो है वो इवन इंटीजर है। तो ए नॉट बी नॉट अगर इवन इंटीजर आ गया और बाकी के सारे अंदर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके इंटीजर्स हैं, तो ये किसका एलिमेंट बन गया, आई का एलिमेंट। तो मैंने शो करना है पहले कि ए नॉट बी नॉट इवन इंटीजर है, वो मैंने लिख दिया, और मुझे ये भी शो करना है कि ये ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन और ऐसे और जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो सब इंटीजर है। तो इसको इंटीजर कैसे शो करना है, देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, आप सब बच्चों को ये चीजें अपने आप आनी चाहिए। देखो ए वन एक इंटीजर है, बी नॉट एक इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, तो ए वन बी नॉट भी इंटीजर आएगा। यहाँ से ले रही हूँ बच्चों मैं, देखो ये ए वन इंटीजर बी नॉट इंटीजर, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर आ गया। ऐसे ही ए नॉट भी एक इंटीजर है, बी वन भी एक इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर आ गया। फिर सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, तो ये पूरा का पूरा एक इंटीजर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी के कोफिशिएंट्स भी इंटीजर्स बन जाएंगे। तो ये ए नॉट बी वन इवन हो गया, तो इसलिए ये किसका एलिमेंट बन गया, आई का एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो आपको पता है कि एफ एक्स आर एक्स अगर आई का एलिमेंट है, सेम तरीके से बिल्कुल आप शो कर सकते हैं आर एक्स इंटू एफ एक्स भी आई का एलिमेंट है। अगर ये आई का एलिमेंट है तो आई क्या बन गई, इट इज एन आइडियल ऑफ जेड एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब मुझे शो करना है कि आई इज एन आइडियल जनरेटेड बाय द टू एलिमेंट एक्स एंड टू। तो देखो कोई भी एक एलिमेंट लो आई का, वो किस फॉर्म का है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, वेयर ए नॉट इज इवन। अगर ये इवन है तो ये 2 का मल्टीपल है, तो ए नॉट को मैंने लिख दिया 2k, ठीक है। तो ये 2k इंटू प्लस 2k प्लस ए वन एक्स प्लस इस फॉर्म का आ गया। अब देखो क्या करूंगी मैं, 2k को तो बाहर ही रख लो, जो बाकी की टर्म्स है ना इसमें से x कॉमन निकाल लो, x को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया ये, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट आई है ये क्या चीज है, ये जो ब्रैकेट आई है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ zx है ना। तो यही तो डेफिनेशन थी कि अगर x के साथ एलिमेंट ऑफ रिंग मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे भी जनरेट हो गया, और इधर 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से भी जनरेट हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इट बिलोंग्स टू दिस सेट 2 और x। तो 2 और x से जनरेट होने वाला सेट बन गया, ठीक है। सो इट इज एन आइडियल जनरेटेड बाय 2 एंड x। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, अच्छा एग्जांपल है, लेट r बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। मतलब फंक्शंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे, r के पास सारे फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। अब उसमें से मैंने वो फंक्शन निकाल लिए जो कि डिफरेंशिएबल है। लेट एस बी द सबसेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो बेटा फंक्शन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, मैंने रिंग में से वो एलिमेंट निकाल लिए जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। मुझे शो करना है कि ये सब रिंग तो है आर का बट आइडियल नहीं है। तो देखो बेटा सब रिंग का काम तो सब बच्चे खुद कर लेना, मैं आइडियल बता देती हूँ कि आइडियल कैसे नहीं होगा ये रिंग आर का। तो देखो आप कोई भी एक एलिमेंट लो, आपको पता है सबको कि सब रिंग की और आइडियल की डेफिनेशन में सेकंड कंडीशन है जो डिफरेंट होती है। फर्स्ट कंडीशन तो सब रिंग टेस्ट और आइडियल टेस्ट दोनों की सेम होती है।
तो जब भी कोई चीज सब रिंग या बट आइडियल नहीं है ऐसा बना रही होगी तो हमेशा सेकंड वाली जो कंडीशन होती है ना आइडियल टेस्ट की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट बड़ी वाली रिंग का लिया और एक एलिमेंट सेट का लिया जिसको मुझे आइडियल बनाना था या नहीं बनाना था। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू s मतलब x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। फिर मैंने रिंग के पास तो हर तरीके के एलिमेंट है, मतलब हर तरीके के फंक्शन है, चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो। तो मैंने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबको याद है ना ग्राफ कैसा होता है, ये वाला, दिस, ऐसे स्टेयर वाला। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको पता है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, आपको दिख रहा है इतने सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर ब्रेक पॉइंट्स हैं तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो फिलहाल रिंग का कोई भी एक वो ले लिया, फंक्शन ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब आप x के साथ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसको ये अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये s का एलिमेंट नहीं है। अगर ये s का एलिमेंट नहीं है तो ये आइडियल भी नहीं बना पाएगा क्योंकि इट हैज डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द एलिमेंट्स ऑफ r। ठीक है बच्चों, देखो मैंने ये एलिमेंट लिया, एलिमेंट ऑफ r, बड़ी वाली रिंग का एलिमेंट, और ये एलिमेंट था एलिमेंट ऑफ एस। हम यही तो कहते हैं एलिमेंट ऑफ आइडियल को अगर आप मल्टीप्लाई करें एलिमेंट ऑफ रिंग से तो वो आइडियल का एलिमेंट आना चाहिए, तो मेरा नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं बना रहा आर का। क्लियर हो गया बच्चों? तो बेटा मैंने आपका जो ये बुक का पहला, ये बुक का जो चैप्टर है आइडियल एंड फैक्टर रिंग्स, उसके सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए और आइडियल की डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे चलाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।